नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 8 माँ कह एक कहानी इस काव्य को कथा काव्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कथा काव्य को पढ़ने से पहले हम इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो कि हमारे राष्ट्र कवि थे, इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया गया है। तो इनका जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का बड़ा ही शौक था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़ गए, यानी खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया तो उनकी कविता में और भी निखार आ गया, यानी उनकी कविताएं और भी अच्छी बनने लगीं। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक है। उन्नायकों यानी आरंभ की 19 भाषाओं में से एक भाषा है खड़ी बोली। साकेत ये गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है। अलग अलग कवियों ने अपने अपने महाकाव्य लिखे थे, जिस तरह वाल्मीकि ने रामायण और वेद व्यास ने महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना की। इसी प्रकार गुप्त जी ने साकेत नाम के एक महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, ये सारी इनकी महान काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। तो ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं पात्र के परिचय में या कथा काव्य के सार के बारे में। इस कथा काव्य में हमें यह समझाया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का वर्णन किया गया है और इसमें उनका पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ को उसी कहानी को दोहराने का आग्रह कर रहा है, यानी उनका बेटा राहुल उसी कहानी को बार बार सुनना चाहता है। तो इसलिए वह अपनी माँ से विनती करता है और इस विनती को यहाँ पर इस कथा काव्य में सुनाया गया है। तो इसमें वो देखिए चित्र में आपको नज़र आ रहा है, बालक राहुल अपनी माता से विनती कर रहा है, माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपने नानी, यानी हमेशा छोटे बच्चों को दादा दादी या नाना नानी यही कहानियाँ सुनाते हैं ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। पर यहाँ पर जब वह बच्चा अपनी माता से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना, तो वह माता कह रही है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी यानी दासी। पहले के ज़माने में दासियाँ राजाओं की या रानियों की सेवा के लिए होती थीं। तो यहाँ उस बालक की सेवा के लिए जो दासी है, तो बालक कह रहा है राहुल कि मुझसे यह दासी कह रही है कि तू मेरी नानी की बेटी है, यानी तुम नानी भले ही नहीं हो पर नानी की बेटी तो हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अरे माँ तुम लेटे लेटे ही भले एक कहानी सुना दो कि एक राजा था या एक रानी थी, पर मुझे एक कहानी सुनाओ। तो तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी। अब माँ कह रही है यशोधरा कि तू है हठी, तू बहुत ही जिद्दी है, और मानधन मेरे प्रिय सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात यानी तुम्हारे पिता एक दिन सुबह सवेरे उपवन में यानी बाग में तुम्हारे पिता भ्रमण करते थे, यानी टहल रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, वहाँ पर सुरभि यानी मनपसंद खुशबू, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई थी। तो तू बड़ा जिद्दी है मेरे पुत्र, सुन तुझे मैं कहानी सुना रही हूँ कि एक दिन बगीचे में बड़े सवेरे तेरे पिता टहल रहे थे और वहाँ पर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी।
हाँ, जहाँ पर फूलों की मनपसंद खुशबू फैली हुई थी ना, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। तो अब वह कहता है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के यानी बगीचे में अलग अलग रंगों वाले फूल खिले थे, झलमल कर हिमबूंद छिले थे, बिंदु छिले थे और उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। यानी वर्ण वर्ण के अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे और उनके ऊपर ओस की बूंदें झिलमिल करती हुई नजर आ रही थी या चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। जैसे ही हवा के हल्के हल्के झोंके आते तो ओस की बूंदें आपस में एक दूसरे से मिलकर ऐसे लगती थी मानो वह लहरों की तरह लहरा रही हो। तो वो कहती थी, अलग अलग रंगों के फूल खिले हैं जिनके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, और जैसे ही हवा का हल्का झोंका आता है तो ये ओस की बूंदें आपस में लहरा लहरा कर मिल जाती थी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल ने पूछा, क्या वहाँ पर पानी लहराता था? हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिधत होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। तो वहाँ पर पक्षी, खग यानी पक्षी, कल कल स्वर में यानी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिधत यानी उसको बाण से, खगशर यानी बाण, खगशर से किसी ने बींध दिया था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष कहते हैं पक्षी का एक पंख, तो उसके एक पंख को किसी ने बाण से बींध दिया था, तो पंख पे लगा हुआ था, उसे चोट पहुंची थी, इसलिए वह उड़ नहीं पा रहा था, तो वह नीचे आ गिरा। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। ओहो, उसका पंख घायल हो गया था, ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है। ये कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। अब देखो, राजकुमार सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपने गोद में उठा लिया है, नया जन्म सा उसने पाया। अब किसी को चोट लगी हो और हम उस पर दया करें तो वह बड़ा ही राहत महसूस करता है। तो उसी तरह इस पक्षी को जब चोट लगी हुई है और राजकुमार सिद्धार्थ ने इसे अपने प्यार से सहलाकर उठाया, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने मानो नया जन्म पा लिया है। इतने में आंखें टकाया लक्ष्य सिद्धि की मानी। इसी समय वहाँ पर वो शिकारी आ गया था। कौन सा? जिसने उस पक्षी को चोट पहुँचाई। तो लक्ष्य सिद्धि की मानी यानी उसने बड़ा प्रसन्नता जाहिर की कि उसका लक्ष्य सही लगा है, कि उसका निशाना अचूक है, उसे वह शिकार मिल गया। यानी तो लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी अचूक निशाने का अभिमानी। ओहो हो, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। यानी एक तरह से पक्षी ऊपर दया करनी है, लेकिन वह शिकारी उसका मांस खाने के लिए उसे लेने आया है। तो यह लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो अचूक निशाने पर अभिमानी होकर यह तो कोमल पर कठोरता की कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। अब उसने उस आहत यानी घायल पक्षी को मांग लिया। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे पिता जो राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, वे रक्षी थे। रक्षी यानी रक्षण करने वाले। तो तेरे पिता उस हंस का रक्षण करने वाले थे, इसलिए तब उसने जो खगभक्षी हट करने की ठानी, उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। तब वह खगभक्षी यानी पक्षी, खग यानी पक्षी और भक्षी यानी खाने वाला। तो पक्षी को खाने वाला यानी कौन? वह आखेटक यानी शिकारी। उसने हट करने की ठानी। हट करने की यानी वह भी अपनी जिद पर अड़ गया। यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या कहा कि मैं पक्षी को नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसे बचाया है, और वह आखेटक कह रहा है मेरा निशाना इस पक्षी के पंख पर लगा है, इसलिए यह पक्षी तो मेरा हुआ। तो राजकुमार उसे न देने के पक्ष में थे और आखेटक उसे लेने के पक्ष में थे। हट करने की ठानी। आगे अब बढ़ चली कहानी। अरे रे, यह तो जिद पर अड़ गया है, अब तो मामला बहुत बढ़ गया है, यह कहानी तो बहुत बढ़ गई है। हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै यानी जो दयालु होता है, जिसमें बचाने का भाव होता है,
और निर्दय जो निर्दयी होता है, जो हमेशा मारता काटता रहता है। तो एक तरफ बचाने वाला था यानी राजकुमार सिद्धार्थ, और दूसरी तरफ निर्दयी यानी आखेटक। तो उन दोनों में विवाद हुआ। विवाद यानी झगड़ा या बहस होने लग गई। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय यानी दोनों, आग्रही यानी अपनी अपनी बात पर, स्व विषय में दोनों अपने अपने विषय में आग्रही यानी डटे हुए थे, हठ कर रहे थे। एक कह रहा था यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है, और दूसरा कह रहा था यह पक्षी मेरा है क्योंकि इसे मैंने मारा है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब यह बात, बहस ज़्यादा बढ़ गई तो बात न्यायालय में यानी अदालत या कचहरी जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर ये बात पहुँच गई। सुनी सभी ने जानी यानी सभी ने इस बात को सुना और जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो राहुल कहता है सभी ने सुन लिया, सभी ने इसके बारे में जान लिया, तब तो यह कहानी चारों ओर फैल गई। अब राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? तो माता यशोधरा उसे कह रही है कि अब राहुल, इसका निर्णय मैं तुम्हें नहीं बता रही, अब तुम ही इसका निर्णय करो कि न्याय पक्ष यानी जज किसका पक्ष लेगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। तू बिना डरे, निर्भय यानी बिना डरे कह दे कि किसका जय यानी किसकी जीत होगी, मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ। तो माँ यशोधरा अब कहानी सुनाकर अपने बेटे से उसकी सीख जानना चाहती है कि इस कहानी से उसने क्या सीखा। तो तुम ही इसका निर्णय करो कि न्याय किसका होगा, और बिना डरे तुम यह बताओ कि जीत किसकी होगी, मैं तुम्हारे मुंह से इसको सुनना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं क्या इस बात का निर्णय दूँ, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूँ। पर फिर वो कहता है राहुल ही, अब ये अंतिम पद भी राहुल ही कह रहा है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। अगर कोई बिना अपराध के किसी को भी मारता है तो दूसरों को उसकी सहायता करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अगर कोई रक्षा करने वाला है तो भक्षक यानी जो मारने वाला है या खाने वाला है वह उसका अधिकार नहीं रख सकता है। तो यदि कोई निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इसलिए न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? बचाने वाले के पक्ष में होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब माँ यशोधरा खुश होकर कह रही है कि न्याय दया का दानी यानी न्याय करने से ही, दया करने से ही न्याय मिलेगा, यानी जो बचाने वाला है उसे ही वह पक्षी मिलेगा। तूने सुनी कहानी। तो माता यशोधरा बड़ी खुश हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने कहानी को सुनने के साथ साथ उसको समझा भी है और उसमें से विचार भी ग्रहण किए हैं, यानी वह सही अर्थों में कहानी के भाव को समझ गया है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, तो बचाने वाले के हाथ में ही पक्षी का अधिकार होगा। तो इस तरह मित्रों हमने माँ का एक कहानी, इस कथा काव्य को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।